नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे संधि के सारांश। संधि के सारांश के अंतर्गत हम संधि की परिभाषा, उनके भेद, संधि के नियम एवं उदाहरण हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसके पहले मैं संधि प्रकरण के बारे में ही विस्तार से, स्वर संधि का ही 3 वीडियो बना हुआ है, उसके बाद व्यंजन संधि का वीडियो बना है, विसर्ग संधि का भी वीडियो बना है, अर्थात संधि प्रकरण का 5-6 वीडियो बना है। और यहाँ पर मैं पूरे संधि प्रकरण का अर्थात स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सभी संधियों का सारांश एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए संधि की परिभाषा क्या है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्णों के मिलने से ही वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। जैसे समास में शब्दों के मिलने से ही शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं, और संधि में वर्णों के मिलने से। तो इस प्रकार संधि और समास में आप अंतर समझ जाइए। अब इसके बाद आता है संधि के भेद। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, देखिए दो या दो से अधिक स्वरों के मिलने से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। याद रखिएगा, स्वर संधि में स्वर के मिलने से ही स्वर में परिवर्तन होता है। स्वर के बारे में आप जानते हैं, जैसे स्वर के अंतर्गत आता है अ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ। ये जो है स्वर के अंतर्गत आता है, और इन स्वरों के मिलने से ही स्वरों में परिवर्तन होता है। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 8 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि, छठवा है पूर्व रूप स्वर संधि, और सातवां है पर रूप स्वर संधि, और आठवां है प्रकृति भाव स्वर संधि। इस प्रकार स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। पहले तो हम स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि, फिर बाद में लास्ट में विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? पहला है, तो देखिए इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अर्थात अक के स्थान पर
दीर्घ हो जाता है। सवर्ण मतलब समान वर्ण ना। अब अक क्या है? प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है आपका अ ई उ रे। आगे देखिए, ह्रस्व या दीर्घ अ या आ, ई या ई, उ या उ, री या री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ या आ, ई या ई, उ या उ, री या री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः एक दीर्घ आ, ई, उ, री हो जाता है। क्योंकि यहां पर दीर्घ में क्या होता है? आ, ई, उ और री, इसे दीर्घ कहते हैं। तो यहां पर जो संधि का नामकरण हुआ है, चाहे कोई भी संधि हो, हम जो संधि पढ़ेंगे उसका नामकरण किसके कारण हुआ है? संधिकरण के कारण हुआ है। संधिकरण मतलब जो संधि विच्छेद या विग्रह करने के बाद जो होता है उसके कारण ही संधि का नाम हुआ है। तो यहां पर आ, ई, उ, री को दीर्घ कहते हैं। अब जैसे देखिए, हिमालय, हिम, धन, आलिया, यहां अ है और यहां आ है, बराबर क्या हो गया? आ। उसी प्रकार गिरिशा है, गिरी, धन, ईशा, यहां देखिए यहां ई है और यहां ई है, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, बराबर दीर्घ ई हो गया। उसी प्रकार भानुदया, भानु, धन, उदया, यहां देखिए यहां ह्रस्व उ है और यहां भी ह्रस्व उ है, बराबर दीर्घ उ हो गया। उसी प्रकार है पितृणम, पितृ, धन, ऋणम, यहां देखिए यहां री है और यहां री, ह्रस्व री और ह्रस्व री मिल करके दीर्घ री हो गया। इस प्रकार आपका दीर्घ स्वर संधि। बाकी और उदाहरण देखना है, ज्यादा विस्तार से जानना है, डीप नॉलेज के लिए, तो आपको जो पहले मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है YouTube पर, उसको देख सकते हैं। अब दूसरा भेद देखते हैं, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि का सूत्र है अदेंग गुणः, अर्थात अत एंग गुणः। यहां पर ए, ओ, अर को गुण कहते हैं। अर्थात ह्रस्व अ या आ के बाद ई या उ या री आए तो इनके स्थान पर
क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। इसीलिए यहां पर देखिए ए ओ अर को क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए रमेशः, रमा धन ईशः। यहां पर आ और ई मिलकर के ए हो गया। उसी प्रकार है परोपकारः, पर धन उपकारः। यहां देखिए अ और उ मिलकर के ओ हो गया। उसी प्रकार देवर्षि, देवर्षिः, देव धन ऋषिः। यहां अ और री मिलकर के अर हो गया। तो यहां देख रहे हैं ए ओ अर, ये जो है गुण कहलाता है। और बाकी उदाहरण और आप देख सकते हैं। आपको यहां पर मैं नियम बता रहा हूं, क्योंकि नियम यदि आप जान जाएंगे तो संधि विग्रह करने के लिए आप आसानी से सीख जाएंगे। अब स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत देखिए, इसका सूत्र है वृद्धि रेची। ऐ औ आर को वृद्धि कहते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप गुण में देखे होंगे ए ओ अर। अब इसमें वृद्धि कर दीजिए, ए को ऐ कर दो, ओ को औ कर दो और अर को आर कर दो, हो गया वृद्धि। इसी कारण इसका नामकरण हुआ है वृद्धि स्वर संधि। अब जैसे देखिए, इसमें ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, अर्थात प्रथम पद के बाद ए या ऐ, ओ या औ, री या री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ औ आर हो जाता है। जैसे मतक्यम, मत धन एक्यम। यहां देखिए अ और ऐ के बाद आया है तो यहां पर ऐ हो गया। उसी प्रकार आपका सदैव भी होगा, सदा धनेव। फिर है महौषधि, महाधन औषधि। यहां देखिए आ और औ आया है, इसके बाद में औ हो गया। देख रहे हो, ह में औ है, उसी प्रकार त में ऐ है। फिर है दर्शानम, दस धन ऋणम। यहां देखिए, यहां अ है और यहां री है, तो यहां आर हो गया, दर्शा, आर आ रहा है। तो इस प्रकार ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। अब चौथा है यण स्वर संधि। इसका सूत्र है इको यणचि, अर्थात इक के स्थान पर यण होता है। तो यहां या, वा, रा, ला को यण कहते हैं। तो देखिए, ई या ई, उ या उ, री या री या ली के बाद
इनसे कोई भिन्न स्वर आए, इनके स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। जैसे देखिए, इत्यादि, यहां इति, धन, आदि, यहां देख रहे हो यहां ई है और बाद वाले में अ आया है, अर्थात इससे भिन्न स्वर, ई के बाद ई नहीं आना चाहिए यण स्वर संधि में, उ के बाद उ नहीं आना चाहिए, इनसे भिन्न स्वर आना चाहिए, तभी क्या होगा, यण स्वर संधि होगा। तो यहां ई के बाद आ आया है तो यहां क्या हो गया, या, यहां देखिए या, इत्यादि में। उसी प्रकार भवादि, भू, धन, आदि, यहां देखिए यहां उ है, उ के बाद आ आया है तो यहां क्या हो गया, वह हो गया, देख रहे हो, वह भवादि। उसी प्रकार पित्राज्ञा, पितृ, धन, आज्ञा, यहां देखिए यहां री है और री के बाद भिन्न स्वर है आ, तो यहां पर क्या हो गया, र, पीतर आ रहा है, पित्राज्ञा। उसी प्रकार लाकृति, देखिए लाकृति में लृ, धन, आकृति, यहां लृ है और लृ के बाद भिन्न स्वर क्या है, अ है, तो यहां क्या हो गया, ला, यहां पर देख रहे हैं लाकृति। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको मैं कुछ उदाहरण ही बता रहा हूं। स्वर संधि का पांचवा भेद देखिए, अयादि स्वर संधि। इसका सूत्र है एचो अय वाय वाह, अर्थात एच के स्थान पर अय, औ, आय, आव हो जाता है, अर्थात ए, ओ, ऐ, औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, औ, आय, आव हो जाता है, अर्थात ए के स्थान पर अ होगा, ओ के स्थान पर अ होगा, ऐ के स्थान पर आय होगा, औ के स्थान पर आव होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, नैनम, ने, धन, अनम, यहां देखिए ए आया है और ए के बाद अ आया है तो बराबर क्या हो गया, ऐ, नय, ऐ आ रहा है। उसी प्रकार पवनः, पो, धन, अनः, यहां देखिए ओ है, ओ के बाद स्वर अ आया है तो यहां पर क्या हो गया, औ, पवनः, औ आ रहा है। फिर है नायकः, यहां नय, धन, अकः, तो यहां अय है और अय के बाद अ है तो क्या हो गया, यहां आय हो गया, नाय कह। फिर है पावकः, यहां देखिए पौ, धन, अकः, यहां औ है और उसके बाद जो है स्वर जो अ है तो यहां आव हो गया, पावकः। ये है आपका अयादि स्वर संधि का नियम और उदाहरण। अब छठवां है स्वर संधि का भेद, पूर्व रूप स्वर संधि। तो इसका सूत्र है एंग पदांदति, एंग मतलब प्रत्याहार है ए ओ, अर्थात ए,
ओ को पूर्व रूप स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए नियम है, ए ओ के बाद ह्रस्व अ आए तो ए ओ के साथ मिलकर पूर्व का रूप धारण कर लेता है और अ के स्थान पर अग्रह एस जैसे दिखता है, इसको बोलते हैं अग्रह। अग्रह का चिन्ह लग जाता है। जैसे देखिए हरे अत्र, हरे धन अत्र। यहां देखिए यहां ए है, ए के बाद अ है, तो अ जो है पूर्व का रूप धारण कर लिया और अ के स्थान पर यहां अवग्रह लग गया। उसी प्रकार विष्णु अत्र, विष्णु धन अत्र, तो यहां ओ के बाद अ है, तो यहां अ जो है पूर्व का रूप धारण कर लिया और अ के स्थान पर क्या लग गया, अवग्रह। एस जैसे जो दिखता है ये जो है अवग्रह कहलाता है। तो पूर्व रूप का ही अर्थ होता है, पूर्व मतलब पहले का रूप धारण कर लेता है और अ के स्थान पर अवग्रह लग जाता है। स्वर संधि का सातवां भेद देखिए, पर रूप स्वर संधि। इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। एंग, एंग का ही अर्थ होता है, एंग जो है प्रत्याहार है ए ओ। तो नियम है, प्रथम पद उपसर्ग अ वाले के बाद ए ओ आए तो इनके स्थान पर बाद का रूप धारण कर लेता है। जैसे प्रेजते हैं, प्रधान एजते। यहां देखिए ये उपसर्ग प्र है और इसी में अ भी है। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अ है और अ के बाद ए आया है, तो ये जो बाद वाले का रूप धारण कर लिया तो क्या हो गया, प्रेजते। उसी प्रकार देखिए उपोस्ती, उप धन ओस्ती। यहां भी उप है, उपसर्ग तो है ही। आप उपसर्ग 22 उपसर्ग संस्कृत में पढ़े होंगे, प्र सब औ निस निस दु दूस वी आंग अधि अपि, इस प्रकार से 22 उपसर्ग है। तो इसमें जो प्र है अ है, इसमें उप में भी अ है, तो यहां पर बाद का रूप धारण कर लिया तो क्या हो गया, उपोस्ती। यहां देख रहे हैं यहां अ है और यहां ओ है, तो अ जो है बाद वाले का अर्थात बाद पर मतलब होता है बाद का रूप धारण कर लिया, उपोस्ती। स्वर संधि का आठवां भेद देखिए, प्रकृति भाव स्वर संधि। प्रकृति का क्या अर्थ होता है, प्रकृति भाव मतलब इसमें कोई, इसके प्रकृति में कोई अंतर नहीं होता, न तो संधि विच्छेद में अंतर रहता है न संधिकरण में अंतर रहता है, अर्थात दोनों एक ही होता है। संधिकरण और संधि विच्छेद एक ही जैसे होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रकृति भाव। तो यहां पर देखिए ईदु देद, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ई उ और ए द्विवचनम, अर्थात प्रथम शब्द के अंत वाले द्विवचन के साथ
इसके बाद कोई स्वर आए तो प्रकृति भाव हो जाता है। जैसे देखिए, हरि इमौ, हरि इमौ ये द्विवचन है इसमें, और यहां पर ई आया है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो भी हरि इमौ होगा। इसके संधि विच्छेद और संधिकरण में कोई अंतर ही नहीं है। उसी प्रकार विष्णु इमौ, यहां देखिए, यहां भी विष्णु इमौ ही होगा, क्योंकि विष्णु जो है द्विवचन वाले है, और यहां ई है हरि में तो विष्णु में उ है। उसी प्रकार है लते एते, यहां लते में ए है और लते भी द्विवचन है। लता लते लता है, ऐसे रूप चलता है तो द्विवचन में लते आता है। तो इसका संधि विग्रह भी करेंगे तो लते एते ही होगा। इस प्रकार जो प्रकृति भाव स्वर संधि है। तो साथियों, मैं सोच रहा था कि जो है पूरे तीनों संधि का अर्थात स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का एक ही वीडियो में आ जाएगा, सोचा था, लेकिन जो है वीडियो आपका लंबा हो रहा है और इसके कारण आगामी वीडियो जो मैं बनाऊंगा सारांश व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में ही बताऊंगा। और चूंकि यहाँ साथ में लिखते हैं और उदाहरण भी बताते हैं, उसके कारण वीडियो लंबा हो जाता है। साथ में मैं प्रयास करूंगा कि पहले जो है बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा और उसके बाद समझाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में। धन्यवाद।